हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी की, जिसके अंतर्गत हम पार्ट 14 देख रहे हैं। ये आज का डिटेल पार्ट, जिसमें अगेन संसद से रिलेटेड जो कुछ चीजें बची हुई थी, जैसे कि कुछ विधेयक, इन सब चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं हम संसद, जिसका हमने आर्टिकल देखा था 79 से स्टार्ट था और 122 तक। तो आज जो है, पिछले में लगभग हमने 100 के ऊपर तक चीजें देख ली थी, आज हम पूरे 122 को देखेंगे। और जैसे धन विधेयक हो गया, धन विधेयक, इन सब चीजों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होता है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। इन सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में या इस लेक्चर में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 105 से 106 तक क्या दिया गया है? 105 से 106 तक संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां यहां पर दिया गया है। 107 से 111 तक आपका विधायी प्रक्रिया दी गई है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 107 से 111 तक। 112 से 117 की बात करें तो इसमें है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। क्या? वित्तीय विषयों के संबंध में क्रिया। आर्टिकल 118 से 122 की बात करें तो इसमें साधारणता यानी कि जो है जनरल प्रोसीजर के बारे में बात की गई है। तो देखते हैं इन सब चीजों को। तो बात करते हैं संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां के बारे में। तो आर्टिकल 105 की बात करें तो इसमें संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार के बारे में वर्णन है। 106 में बोला गया है कि सदस्यों के वेतन और उसके भत्ते कैसे कैसे होंगे, इन सब चीजों के बारे में। 107 में बोला गया है कि विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध दिया गया है। 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये है आपका मोस्ट आईएमपी 108, क्योंकि इसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। बात करें आर्टिकल 109 की तो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है एमपी है 109 में, जबकि 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। तो ये भी जो है आईएमपी है एक। ये दोनों बहुत ही आईएमपी है। आर्टिकल 108 और 110 ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए मुंह पे कि क्या है। तो 110 धन विधेयक की परिभाषा। 111 विधेयकों पर अनुमति, यानी कि धन विधेयक के अलावा जो विधेयक होते हैं उस पे जो अनुमति होगा वो क्या होगा? आर्टिकल 111 के तहत उस पे अनुमति वगैरह कैसे मिलेगी, क्या होगा, इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। बात करें वित्तीय विषय के संबंध में प्रक्रिया की तो ये है आर्टिकल आपका 112 में। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। जो वार्षिक वित्तीय विवरण होगा वो आर्टिकल 112 के तहत आएगा। अनुच्छेद 113 की बात करें तो संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 114 की बात करें तो 114 में क्या है? विनियोग विधेयक के बारे में बात की गई है। 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में बात की गई है। 117 की बात करें तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध यहाँ पर भी दिया गया है। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं, साधारण प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, जो जनरल प्रोसीजर की बात की गई थी। तो 118 में है प्रक्रिया के नियम। 119 में है संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा इंपॉर्टेंट है। 120 आर्टिकल भाषा से रिलेटेड है जो कि संसद में उपयोग की जाएगी। तो ये है आपका आईएमपी। संसद में चर्चा पर निर्बंध, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना। तो ये भी है आपका आर्टिकल 122 के अंतर्गत। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया, बस 3 से 4 आर्टिकल याद रखना है। एक 108, दूसरा 110 और 109 भी, क्योंकि ये धन विधेयक से ही रिलेटेड है ये दोनों। 108, 109, 110, 120, ये 4 आर्टिकल आपको एकदम याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये आपको याद होंगे तो एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, इनको याद करने की ट्रिक नहीं है, इतने सारे आर्टिकल की आप ट्रिक नहीं बना सकते, आपको मेनली याद रखना है। जैसे 108 में बार बार बोलता हूं तो जितने बार आप वीडियो देखोगे सुनोगे आपको याद हो जाएगा। 110 धन विधेयक, अभी तक वैसे ये दोनों आर्टिकल आपको याद हो गए होंगे क्योंकि मैंने इतने बार इसको रिपीट किया है। हर वीडियो में जहां भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड एक वर्ड भी आता है तो मैं आर्टिकल आपको बता देता हूं। अब 2 चीज और ऐड करनी है आपको, 109 आर्टिकल
और 120 आर्टिकल, ये दोनों और याद कर लीजिए, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होने होगी आने वाले एग्जामों में। चलिए अब धन विधेयक के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक आर्टिकल 110, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंध में प्रावधान होगा। यानी कि ये जो यहाँ पर हमने प्रावधान जो देखना है, ये प्रावधान अगर किसी विधेयक में है तो उसको धन विधेयक माना जाएगा। देखिए कैसे, पहला पॉइंट है हमारे पास कर लगाना, काम करना या बढ़ाना, ठीक है, कर लगाना, कम करना या बढ़ाना, उसको नियमित करना या उसमें कोई परिवर्तन हो, अगर ये टॉपिक होता है तो धन विधेयक माना जाएगा। दूसरा, भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या किसी आर्थिक भार में कोई परिवर्तन करना हो, अगर इससे रिलेटेड कोई चीज है तो वो भी धन विधेयक होगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि, संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267 में कुछ धन डालना हो या निकालना हो तो भी धन विधेयक से रिलेटेड होगा। भारत की संचित निधि में किसी व्यय के संबंध में धन दिया गया हो या फिर भारत की जमा पूंजी में से किसी भी व्यय के दिए जाने की घोषणा करना या ऐसे व्यय को बढ़ाना हो, भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करने या लेखों की जांच पड़ताल करनी हो, और छठवें में बोला जा रहा है आपका कि जो है आपका फर्स्ट से जो उल्लेखित विषय से संबंधित कोई चीज और धन की आय तथा व्यय के प्रति अन्य किसी प्रकार का मामला हो। तो मेनली इनमें से कोई भी पॉइंट अगर होता है किसी विधेयक में तो उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा। यानी कि यही है कि आकस्मिक निधि से पैसे निकालना है, उसमें पैसे डालना है किसी को, मतलब सरकार से रिलेटेड जो चीजें यहाँ पे दी गई हैं, सरकार को धन लेना है, धन देना है, ऋण जमा करना है, ये सब चीजें कुछ भी करना है, आर्थिक चीजों के बारे में कुछ परिवर्तन करना है, टैक्स लगाना है, इन सब चीजों से रिलेटेड अगर कोई भी विधेयक आता है तो उस विधेयक को हम नाम देंगे धन विधेयक। कौन सा नाम देंगे? धन विधेयक नाम देंगे। अब यदि प्रश्न यह उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि किसी ने एक प्रश्न उठाया कि भैया ये धन विधेयक है या नहीं है, तो जो लोकसभा बोलेगा कि हाँ ये धन विधेयक है या फिर नहीं है, तो उसका मान्य होगा, अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होगा। इस निर्णय को न्यायालय या सदन या राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं करता है। जब राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजा जाता है तब उस पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक लिखा होता है और संसद में धन विधेयक की जो है वैधानिक विधि निम्नलिखित है। यानी कि जब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक जाएगा, क्योंकि कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति के पारित नहीं होता, तो उस पर वो लोकसभा अध्यक्ष लिख के भेजेगा कि भैया ये धन विधेयक है, तो धन विधेयक को राष्ट्रपति भी पारित कर देगा। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित धन विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही उस पर कोई संशोधन कर सकती है। धन विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर विधेयक को लोकसभा को लौटा देती है और लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया गया तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। अनुच्छेद 109 यही था अनुच्छेद 109 में कि धन विधेयक के संबंधित उपबंध। तो ये वही उपबंध है कि अगर धन विधेयक आपके लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा क्या करेगा कि 14 दिन के अंदर या तो वो अपना डिसीजन बताएगा कि ठीक है हमको अच्छा लगा या कुछ हमको चेंजेस करना है तो ये आप चेंज कर सकते हो। मतलब वो डिसीजन नहीं देगा, वो एक सलाह देगा, क्योंकि डिसीजन देने का उसका अधिकार नहीं है धन विधेयक से रिलेटेड। फिर वापस आएगा 14 दिन के भीतर, अगर उसने बोल दिया फिर वो वापस आएगा लोकसभा के पास। लोकसभा का अध्यक्ष देखेगा कि यार ये करना चाहिए, अगर उसको अच्छा लगता है, करना चाहता है तो वो करेगा, नहीं तो उसको मना कर देगा कि हम कोई चेंज नहीं करेंगे और उसको पारित कर देगा। लेकिन अब राज्यसभा इस पर डिस्कशन ही नहीं कर पाया, 14 दिन तक वो अपने पास रखा रहा है, उसने ना बोला कि ये करना है या उसने कुछ किया ही नहीं, उसमें कोई प्रतिक्रिया जाहिर ही नहीं की, तो ऑटोमेटिक वह पारित समझा जाएगा। यही चीज बोला गया है आर्टिकल 109 के तहत। आई होप कि धन विधेयक अब क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है, एकदम छोटा सा टॉपिक है। अब वित्त विधेयक क्या होता है? धन विधेयक पढ़ा हमने, अब वित्त विधेयक देखते हैं। साधारणतः वित्त विधेयक ऐसे विधेयक को कहते हैं जो आय या व्यय से संबंधित होते हैं, यानी कि आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, आय से है और व्यय से है। वित्त विधेयक में आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। यानी कि जो अगला जो नया वित्तीय वर्ष आने वाला है उसमें अगर आपको कोई नया प्रकार का टैक्स लगाना है या उस टैक्स में बढ़ोतरी करना है, संशोधन करना है, कुछ भी चीज करना है, तो ये वित्त विधेयक के अंतर्गत आएगा। वित्त विधेयक द्वितीय पठन के बाद
प्रवर समिति को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? प्रवर समिति को भेजा जाता है। प्रवर समिति द्वारा विधेयक की समीक्षा करने के बाद विधेयक जब दोबारा सदन में पेश किया जाता है उस समय से वह विधेयक लागू माना जाता है। यानी प्रवर समिति के द्वारा जब उसकी समीक्षा हो गई उसके बाद वह फिर सदन में आया तो उस समय से विधेयक माना जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आपके मेंस वगैरह में कि विधेयक को पारित होने की प्रक्रिया क्या है, तो इस प्रक्रिया को आपको लिखना पड़ेगा। फिर बात करें, विधेयक के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जा सकता और उसे तत्काल मतदान के लिए रखा जाता है। इसे पेश किए गए पेश किए जाने के 75 दिनों के अंदर सदन में पारित हो जाना चाहिए तथा उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जानी चाहिए। सामान्यतः यह विधेयक वार्षिक बजट पेश किए जाने के तत्काल बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी कि मेनली विधेयक जो होता है आपका कब पेश होता है? यह होता है बजट के बाद। तो और लेकिन 75 दिनों के भीतर उसको पारित होना चाहिए जब दोबारा वो पेश हो गया। तो ये सब चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। अब वार्षिक बजट की बात करते हैं हम। जो हमारा बजट है तो संविधान के अनुच्छेद 112 बजट जो है 112 से रिलेटेड है। 112 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सदन के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित है प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। भारत में वार्षिक बजट प्राय फरवरी के अंत में लोकसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि वित्त विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किए जाते। तो वित्त विधेयक से एक रिलेटेड और चीज आ गई कि वित्त विधेयक जो है आपका राज्यसभा में पेश क्या नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में पेश नहीं होता, तो वो है आपका वित्त विधेयक से रिलेटेड, यानी कि वार्षिक बजट भी आप इसको बोल सकते हो। तो वो ऑप्शन पे आपके डिपेंड करे लेते हैं कि क्या होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं धन विधेयक तथा वित्त विधेयक में अंतर देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं यहाँ पर। तो देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब वह संविधान के अनुच्छेद 110 की पूर्ति करता हो, अर्थात अनुच्छेद में वर्णित विषयों से संबंधित हो, जबकि वित्त विधेयक आगामी वित्त वर्ष के नए कर या कर के संशोधन से रिलेटेड होगा। यानी कि धन विधेयक जो हमने वो 6-7 पॉइंट पढ़े थे उससे रिलेटेड कोई भी चीज है, संचय निधि से रिलेटेड कोई भी चीज है, तो वो वित्त विधेयक कहलाएगा। धन विधेयक पूरी वैधानिक विधि से गुजरने के बाद लागू होता है, जबकि वित्त विधेयक संसद में पेश होते ही लागू हो जाता है। तो धन विधेयक की जो है आपकी पूरी प्रक्रिया होती है एक। फिर उसके बाद हम बात करें कि तीसरा पॉइंट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। साथ ही धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है, जबकि वित्त विधेयक को अस्वीकृति या संशोधित करने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। किसी वित्त विधेयक धन विधेयक है, मतलब कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक है, पर सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकते। यानी कि जो वित्त विधेयक है वो आपका धन विधेयक हो सकता है, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो ये जरूरी नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाने वाला वित्त विधेयक 2 प्रकार का होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया। पहला, ऐसे विधेयक जिसमें धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 में वर्णित किसी भी मामले के लिए प्रावधान किए जाते हैं, परंतु केवल उन्हीं मामलों के लिए ही प्रावधान नहीं किए जाते, बल्कि साधारण विधेयक जैसा भी कोई मामला हो। धन विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि के व्यय संबंधी प्रावधान हो। तो इन सब चीजों को जो है आर्टिकल 117 के द्वारा यहाँ पर रखा गया है। या फिर अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाने वाला वित्त विधेयक जो है मेनली ये 2 टाइप के होते हैं। तो बहुत ही इजी से टॉपिक है, आपको ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। बस मेनली आपसे एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें तो धन विधेयक का आर्टिकल ही पूछा जाता है, और मेनली ये पूछ लेंगे कि धन विधेयक जो है जब आपका राज्यसभा में जाता है तो कितने दिनों का उसके पास टाइम रहता है, तो 14 दिन। बस यही 2 क्वेश्चन अभी तक जो है मेनली हर बार एग्जामों में पूछे जाए, चाहे वो कितना बड़ा भी आपका एग्जाम क्यों ना हो। अब बात करते हैं संसदीय प्रस्ताव के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अध्यक्ष की अनुमति से जब कोई संसद सदस्य किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित की दृष्टि से आवश्यक विषय की ओर आकर्षित करता है तो उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माना जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, यदि किसी मंत्री ने तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर संसद के लिए विशेषाधिकार का हनन किया है तो संसद सदस्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव रखेगा। मतलब ये सब कुछ रूल है कि कोई व्यक्ति अगर किसी रूल को तोड़ता है तो संसद के पास क्या क्या अधिकार है। कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव जो है, जब कोई विशेष घटना घटित हो या देश में कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए तो संसद सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि सदन की वर्तमान कार्यवाही को स्थगित कर इस विशेष घटना स्थिति या प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। इसे ही कार्य स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। यानी कि कोई कुछ बहुत ही बड़ा इशू हो गया आपके देश में तो कार्य इस पर बात करने के लिए कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव जो है संसद के सदस्य दे सकते हैं। कटौती प्रस्ताव, बजट की मांगों में कटौती हेतु मतलब कटौती जो होती है
हेतु रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकृति देना अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर करता है। यानी कि बजट से रिलेटेड कुछ चीजें आई, कितनी कटौती करना है, तो फिर ये क्या करेगा, जो अध्यक्ष होगा वो अपने दिमाग से सोचेगा कि यार क्या करना चाहिए, सही है प्रस्ताव कि नहीं है, तो इसको बोला जाता है कटौती प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव, शासन या किसी विशेष मंत्री द्वारा अपनाई गई नीति या उसके कार्यों की आलोचना करने को निंदा प्रस्ताव कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी दल या दलों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि लोकसभा में कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो अध्यक्ष उसे विचार हेतु स्वीकार करते हैं। यदि लोकसभा अपने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। तो ये जो है अविश्वास प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत कौन करता है, विपक्षी दल का नेता या विपक्षी दल या दलों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पत्र अगर पारित हो गया तो जो मंत्रिमंडल है उसको पूरा त्याग पत्र देना होता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव पत्र जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप संविधान में वर्णित है। संसद की समितियों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। सार्वजनिक लोक लेखा समिति, तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति का क्या है, गठन प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र में किया जाता है। यानी कि संसद की जब स्टार्टिंग होती है वर्ष के प्रथम सत्र में, तो वहां से जो है प्रत्येक वर्ष में इसकी जो है एक लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का मुख्य कार्य देश के वित्तीय मामलों से संबंधित अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता अथवा कार्य संचालन की त्रुटियों की जांच करना है। तो ये इसका कार्य है, अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता अथवा कार्य संचालन की त्रुटियों की जांच करना। सार्वजनिक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। विपक्षी या लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका सदस्य होता है, तो वही इसका अध्यक्ष होता है। देखिए यहां पर क्या बात की गई कि जो सार्वजनिक लोक सेवा समिति है उसका अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसको नियुक्त किया जाएगा। अब कौन होगा, विपक्षी। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका सदस्य होता है, विपक्षी यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष है और इसका सदस्य होता है तो वही इसका जो है अध्यक्ष होगा। ऐसा चीज यहाँ पर बोला गया है। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, वो जिसको बोलेगा वही यहाँ पर बनेगा। अब बात करते हैं लोक लेखा समिति की या प्राक्कलन समिति की। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। देखिए प्राक्कलन समिति की भी बात करना है हमको यहाँ पर। तो लोक लेखा समिति की बात की जा रही है, तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। 1967 से स्थापित प्रथा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हो गए आपके, 22 सदस्य हो गए, जिसमें 15 आपके हैं लोकसभा से और 7 हैं आपके राज्यसभा से, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का सदस्य होता है। कौन, विपक्ष का कोई सदस्य होगा जो इसका अध्यक्ष बनेगा, किसका, लोक लेखा समिति का। अब प्राक्कलन समिति की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो प्राक्कलन समिति की बात करें तो इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कितने, लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, और इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। तो राज्यसभा जो है इसमें नहीं है राज्यसभा, ये आपको याद रखना है कि प्राक्कलन समिति, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इनमें से कौन सी समिति है जिसमें लोकसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो जो प्राक्कलन समिति है उसमें लोकसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, और यह सबसे बड़ी समिति होती है, सबसे बड़ी, यानी कि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है। उसके बाद लोकसभा जो लोक लेखा समिति यानी कि 22 सदस्य वो बड़ी होगी। प्राक्कलन समिति एकमात्र लोकसभा की समिति होती है और इसमें राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति एकमात्र लोकसभा की समिति होती है और इसमें राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। एकदम अच्छा पॉइंट है ये। इस समिति के सभापति की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, यानी कि इसका भी जो अध्यक्ष होगा उसको लोकसभा का अध्यक्ष ही चुनेगा। यह समिति मितव्ययिता, कार्यकुशलता एवं सांगठनिक सुधार के बारे में अपनी रिपोर्ट देती है। इस समिति का मुख्य कार्य है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों, यानी कि कैग की बात की जा रही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग 148 आर्टिकल के प्रतिवेदनों तथा सार्वजनिक प्रस्थानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा करना, यानी कि जो कैग रिपोर्ट देता है उसके बारे में इसकी जांच पड़ताल करेगा। लेखानुदान की बात करें तो विनियोग आयोग को पारित करने के पहले जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है तब लोकसभा लेखानुदान के माध्यम से सरकार के व्यय के लिए अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे यह उठ सकता है कि लेखानुदान किस लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर जो सरकार है उसको अगर धन की आवश्यकता पड़ रही है तो अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करेगी लोकसभा लेखानुदान के माध्यम से। तो आई होप कि ये आपको प्राक्कलन समिति वगैरह समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के क्या हैं। तो देखिए
प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं जो 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होंगे जिसमें 15 होंगे लोकसभा के और 7 होंगे राज्यसभा के। ये है मेजर डिफरेंस लोकसभा और प्राक्कलन जो समिति है, लोक लेखा और प्राक्कलन समिति में। तो यही चीज बस आपको यहाँ पर याद रखना है। और जो प्राक्कलन समिति है वो सबसे बड़ी समिति कही जाती है। विशेषाधिकार समिति की बात करते हैं तो विशेषाधिकार समिति में क्या बोला जा रहा है, इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री भी इस समिति में सम्मिलित किए गए हैं। इस समिति का मुख्य कार्य विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि कौन सी समिति है जिसमें प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री भी सम्मिलित किए जाते हैं, तो वह है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों को सम्मिलित किया जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है और इसमें 15 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जो है संसद से रिलेटेड हमने समितियां भी देख ली, विधेयक भी देख लिया, इन सब चीजों के बारे में आज हमने जानकारी ले ली जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो 2-3 मैंने चीज बताई आपको समिति, तो उनको तो भूलना ही नहीं है। लोक लेखा समिति 22 सदस्य, प्राक्कलन समिति 30 सदस्य, इन सब चीजों को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।